हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली बीपीएससी जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का आज यह तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज़, ठीक है। और ये जो टेस्ट है टॉप 10 एमसीक्यूज़ का, आप जाकर के वेबसाइट पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें मेनली आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 8, 9, 10 आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आगे आने वाले एग्जाम में आपके सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर 5, 6, 7 आता है तो आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस की और आवश्यकता है। लेकिन अगर 5 से कम आता है तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की आवश्यकता है और प्रतिदिन रिवाइज करने की आवश्यकता है। सारे सवाल अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी गलती करते हैं तो आगे आने वाले एग्जाम में आप वो गलती नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। मीन्स जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में उसका प्रावधान नहीं था। तो पहला ऑप्शन है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अखिल भारतीय महासंघ कहने का मतलब है कि 1935 के समय में बहुत तरह की रियासतें थीं। एक तो वैसी रियासतें थीं जो अपना शासन खुद चलाती थीं, दूसरी ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कुछ क्षेत्र थे। तो महासंघ का जो प्रावधान इसमें लाया गया उसमें यह कहा गया कि हम सबको मिला करके एक करेंगे और अखिल भारतीय महासंघ होगा। लेकिन आगे आने वाले समय में यह फलीभूत नहीं हो पाया। लेकिन सवाल में है कि प्रावधान था तो प्रावधान था, वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन प्रावधान था। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। मीन्स लेजिस्लेचर उस समय प्रांतीय विधायक, अवशिष्ट विषय कहने का मतलब है कि अभी हम लोग जानते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो ये जो तीनों है ये इसी से आया था, भारत शासन अधिनियम से ही आया था। तो इसमें कहता है कि अभी का जो समवर्ती सूची है वो केंद्र के पास है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी भी पूर्णतः केंद्र के पास नहीं है उसमें शक्तियां। उस समय कह रहा है कि उस समय जो अवशिष्ट विषय थे वो प्रांतीय विधायिकाओं को दे दिया गया था। यह बिल्कुल गलत है। प्रांतीय विधायिकाओं को न दे करके जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल के पास में वो पावर हो जाता था। यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है कि यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत था। तो प्रांतीय स्वायत्ता यह बिल्कुल सही है कि उस समय जो प्रांत थे उन प्रांतों पर कहीं न कहीं केंद्र का ही ज्यादा आधिपत्य होता था, तो फिर उनको प्रांतीय स्वायत्ता का सूत्रपात का संकेत माना जाता है। भले इसका मायने बहुत ज्यादा नहीं था उस समय, लेकिन आगे आने वाले समय में यह फलीभूत हुआ और यह बिल्कुल सही सिद्ध हो गया कि हाँ, प्रांतों को स्वायत्ता मिल गई। जैसे कि अभी सब समझ लीजिए, अभी के जितने भी राज्य हैं सबको स्वायत्ता है। अपने राज्य में वह किस तरीके का स्कीम लाएंगे, किस तरीके से राज्य का शासन चलाएंगे, ठीक है। तो यह भी सही है कि सूत्रपात यहीं से हुआ था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो यह भी बिल्कुल सही है कि प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ था 1919 अधिनियम में, उसको इसमें खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। तो यह भी आपको सही है। 1935 का जो मुख्य अधिनियम था, इसमें आप यह भी ध्यान रखिएगा कि यह अपने आप में बहुत ही विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब हमारा संविधान बना उसमें से 1935 से बहुत सारी चीजें एज इट इज ले ली गई। जब 1935 का अधिनियम बना तो इसमें लगभग 450 से ज्यादा धाराएं थीं, शायद 451 थीं, 10 अनुसूचियां थीं, 250 से ज्यादा भाग थे। आपको कमेंट करना है कि रिसेंट में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो ये जो 1935 हुआ इसमें कुछ और प्रावधान भी किए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने चाहिए वो चीज। जैसे कि 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद संघीय न्यायालय, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या हुआ, तो वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। वोट देने का भी राइट जो था उसको बढ़ा दिया गया। पहले जो वोट देने का अधिकार धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था 1909, 1919, तो 1935 में वोट देने के अधिकार में और किसको जोड़ दिया गया, तो महिलाएं भी अब वोट कर सकती थीं, महिलाओं को दे दिया गया राइट। दलित जो थे वो भी वोट दे सकते थे, उसके साथ ही मजदूर वर्ग भी अब वोट दे सकता था। तो ये 3 चीजें एडिशनल भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां जो थी प्रांतीय विधायकों
गाँव के पास नहीं थी, गवर्नर जनरल के पास में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार है एक तरफ, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। दूसरा है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता और चौथा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है, बिल्कुल सही है। आपको याद होगा कुछ में पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी मांझी द माउंटेन मैन, उसमें दिखाया गया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब जाता है अपने गांव तो अपने गांव के जो जमींदार होते हैं उससे मिलता है, बोलता है कि सुने हैं कि सरकार छुआछूत खत्म कर दी। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं कुछ समय के बाद उनको एक लात पड़ता है उनके शरीर पर, वो गिर जाते हैं। फिर उनको रियलाइज होता है कि सिर्फ पेपर पे खत्म हुआ है, वास्तव में अभी भी है। ठीक है, तो बस कोरिलेट करने के लिए हमने बताया कि अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है, सही है। दूसरा है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 29। तो यह अनुच्छेद 29 में नहीं है बल्कि आर्टिकल 22 में है। तो आप पूछेंगे कि फिर अनुच्छेद 23 में क्या है। तो अनुच्छेद 23 में है कि आप किसी से भी बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, आप ह्यूमन का व्यापार नहीं कर सकते हैं, मतलब व्यापार करने पर भी उसका रोक है, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि अगर सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में आपसे कभी भी वो काम ले सकती है। उसको जरूरत पड़ गया कि हमें आवश्यकता है आप सबों की, तो आप कभी भी वो आपसे काम करवा सकता है। तीसरा है कि धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। तो यह भी सही है। चौथा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। तो यह भी सही है। मतलब इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, बी। इसमें कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार में, वो एक टर्म है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए कि समता का अधिकार। तो सबसे पहले समता का अधिकार जो है वह कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक है। ये जानने से पहले आप ये भी देख लीजिए कि मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को लिया गया है यूएसए से। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में किस भाग में है, तो यह है भाग 3 में। ठीक है, कहां से कहां तक है ये, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो 6 भागों में बांटा गया है हमारे मौलिक अधिकार को। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, यह कहां से कहां तक है, तो 19 से 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। 23 हमने आपको बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, तो धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर के 29 तक है। जब पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी तो बहुत डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस में है, तो 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 32 में है। तो इसको भी अब रफली हमने बता दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों पर उन विभिन्न स्तरों का अनुक्रम क्या है, मतलब नीचे से ऊपर जाते हुए आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि मेनली 4 या 5 स्तरों में इसको डिवाइड किया जाता है। मैप के थ्रू मैं आपको एक बार बता देता हूं। आप यहां पे देखिए 0 से 12 किलोमीटर लिखा है क्षोभ मंडल, उसके बाद है 12 से 50 किलोमीटर समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर मध्य मंडल, उसके बाद है ताप मंडल और बाह्य मंडल। कुछ बुक्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग भी है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे क्षोभ मंडल। हाँ, इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार यूपीपीएससी के एग्जाम में क्षोभ मंडल न लिख करके उसने ट्रोपोस्फीयर लिखा था, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर लिखा था। तो इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हिंदी में भी वही लिखा हुआ होता है और इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ होता है। तो इसमें 0 से 10 है, हालांकि बहुत जगहों पे आपको 0 से 15 मिलेगा क्षोभ मंडल। समताप मंडल का आपको 15 से 50 मिलेगा, यहाँ 10 से 50 दिया हुआ है। 50 से 80 है मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, यह सही है। और 80 से 400 कहीं पे आपको मिलेगा, 80 से 600 बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल जो है वो 80 से 400 दिखा रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको 600 दिखेगा। और जो बहिर्मंडल है वह 600 से ऊपर दिखाता है। इसमें और डिटेल में आप जान सकते हैं कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर आगे जो हो गया मध्य मंडल, बहिर्मंडल, उसमें किस किस तरीके का
फिनोमिना घटित होता है जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी में ये सब डिटेल में बताया जाएगा। मेनली इतना समझ लीजिए कि जो सबसे नीचे का है क्षोभ मंडल, उसमें जितने भी तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जैसे बारिश होना, बादल बनना, ये सब जो हम लोग देख सकते हैं वो सारी चीजें क्षोभ मंडल में हो रही हैं। समताप मंडल में यहीं पे आयन मंडल है जो अल्ट्रावायलेट रेज को, सूरज की जो परावैंगनिक किरणें हैं उसको रोकता है। तो पूछ ले कि किसमें है, तो समताप मंडल में है आपको क्या, आयन मंडल। इसी में हमारा एरोप्लेन वगैरह उड़ता है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के क्लासेस में। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे, इसमें से ऑप्शन है कि निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो ध्वनि तरंगे हैं इनका वायु में, जल में और ठोस में सब में इनका स्पीड अलग अलग होता है। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि निर्वात में चल सकती है, तो निर्वात में चूंकि इसके लिए कोई माध्यम ही नहीं होगा इसलिए वह नहीं चल सकेगा। फिर है कि केवल ठोस में चलेगा, तो यह भी गलत होगा, ठोस नहीं, यह द्रव में भी चल सकता है। ठीक है, और ठोस द्रव दोनों में चल सकता है। केवल गैसों में चल सकता है, तो यह भी गलत है। इसमें है कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकता है, तो यह सही है। ठोस में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है और द्रव में भी चल सकता है। बहुत बार पूछ लेता है कि इसका स्पीड क्या है। तो अगर हम स्पीड की बात करें, अगर आइडियल कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वायु में इसका हो जाएगा 331 मीटर पर सेकेंड। अगर हम जल की बात करें तो जल में इसका हो जाएगा 1400 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोहे में बात करें तो लोहे में इसका हो जाएगा 5000 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जैसे कि किस तरीके की ध्वनि आप सही से सुन सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में ही हमने बताया था कि 1000 से लेके 5000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है हमारे कान के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही है। लेकिन ऑडिबल कहां से कहां तक है, यानी कि हम लोग ऑडिबल की बात करें तो 20 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो दूसरा कंडीशन आता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक कहां से कहां तक होता है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को इंफ्रासोनिक कहेंगे। उसके बाद हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक कहां से कहां हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। ये ध्यान रखिएगा, किलो हर्ट्ज है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है कि विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। दूसरा है भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कुछ में पहले यूपीएससी में यह पूछा गया था, लेकिन अगर यही सवाल अभी पूछ ले तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा मैं आपको बताता हूं। तो विश्व में एकमात्र ऐसा देश जो कह रहा है कि जिसमें 5 व्यापारिक चीजें उत्पन्न कर सकता है। अगर सवाल होता कि विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करने वाला देश भारत है तो गलत हो जाता। रेशम सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला देश पूरे विश्व में चीन है, लेकिन उपभोक्ता भारत है। और पूछ रहा है कि 5 तरीके का रेशम, तो 5 तरीके का रेशम इसमें कौन कौन है आपको बता देते हैं। पहला है मलबरी, यानी कि यह जो सवाल है, यह जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। तो मलबरी होता है, ट्रॉपिकल टसर होता है, ओक टसर होता है, इरी होता है और मूंगा होता है। ये 5 तरीके का रेशम भारत में पाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में और कहीं नहीं इसका उत्पादन होता है। यानी कि एकमात्र देश भारत है। लेकिन पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो चाइना में। लेकिन उपभोक्ता सबसे ज्यादा कौन है, तो भारत। दूसरा सवाल है कि भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रिसेंटली यानी कि पिछले साल ही भारत सबसे ज्यादा उत्पादक बना है चीनी का। इसके पहले भारत नहीं बल्कि ब्राजील हुआ करता था। आपको पता होगा कि गन्ना सबसे ज्यादा होता है। तो यह बिल्कुल सही है, यानी कि पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बन गया है। उत्पादक ही नहीं, उपभोक्ता भी उसका सबसे ज्यादा है। यानी कि चीनी हम लोग सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, खाते पीते सबसे ज्यादा चीनी हम ही लोग हैं। तो यह न्यूज आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। कंज्यूम हम लोग उतना ही करते हैं और प्रोड्यूस भी अब ज्यादा करते हैं। एज वेल एज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, हम लोग एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे हैं।
लेकिन सेकेंड पोजीशन पे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित किए गए हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो कि हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा कि अलग अलग से भी पूछ लेगा आपसे, चौसा कब हुआ, देवरा कब हुआ, कन्नौज कब हुआ, सरहिंद कब हुआ। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, किसके साथ लड़ा गया, तब आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में जो आपातकाल लगता है मेनली 3 आर्टिकल में उसका दिया हुआ है, 352, 356 और 360। यह तीनों आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ सकता है। इसमें वो टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, तो बाह्य आक्रमण है, उसके बाद है आंतरिक अशांति, तीसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और चौथा है आर्थिक संकट। तो जो आर्थिक संकट है वह किसमें है, आर्टिकल 360 में है। राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी वह किसमें है, तो वह 356 में है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो बाह्य आक्रमण तो है, बिल्कुल सही बात है, किसमें है, तो 352 में है। आंतरिक अशांति जो है, आंतरिक अशांति पहले था, यानी कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने भारत में आपातकाल लगाया था तो उसका क्लाउज था आंतरिक अशांति ही। उनको लगता था कि उनकी सरकार नहीं टिकेगी, उनके अगेंस्ट हो गए हैं सब लोग, तो उन्होंने आंतरिक अशांति क्लाउज लगाते हुए ही आपातकाल लगाया था, जिसको जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो 44वें संविधान संशोधन में 1978 में उसको हटा दिया गया और इसके जगह पे क्या कर दिया गया, तो इसके जगह पे उन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। सशस्त्र विद्रोह इसके जगह ले आया उन्होंने कि जब तक विद्रोह नहीं होगा, चाहे सेना के साथ मिलकर के कोई विद्रोह करे या सशस्त्र रूप से करे, तब तक हम यहां पे आपातकाल नहीं लगा सकते हैं, जैसा इंदिरा गांधी ने किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर 1, 3 एंड 4 बी। अभी आपको पता होगा कि श्रीलंका में भी आपातकाल लगा रिसेंटली, तो वहां कौन सा आपातकाल लगा था, तो आर्थिक संकट के आधार पर आपातकाल लगा था। पाकिस्तान का भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, उनकी भी स्थिति वही है, क्या पता वहां भी आपातकाल लग जाए। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि भारत में अब तक कितने बार आपातकाल लगा है। ठीक है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज का उद्गम स्थान कहाँ है, ये नदियां कहाँ से निकलती है। तो पहले हम मैप के थ्रू आपको बता देते हैं। यह है तिब्बत प्लेट्यू से जो भी नदियां निकलती हैं उसके बारे में है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, किस किस देश से होते हुए भारत में इन करती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तिब्बतन प्लेट्यू में कि एक नदी है, यह जो नदी है जो सांगपो को तिब्बत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। और जब ये ब्रह्मपुत्र असम में आती है तो हम लोग इसको असम में हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें और कौन सी नदियां निकल रही हैं, तो इंडस वैली भी निकल रही है यहीं से, ब्रह्मपुत्र भी निकल रही है, एक और नदी निकल रही है कौन सी, सतलज। ठीक है, तो सतलज हमें पता चल गया कि सतलज भी यहां से निकलती है, कहां से, तो तिब्बतन प्लेट्यू से। गंगा नहीं निकलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, गंगा तिब्बतन प्लेट्यू से नहीं निकलती है। इंडस वैली, सतलज, ब्रह्मपुत्र और भी बहुत सारी नदियां हैं जिसपे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। चाइना की एक येलो रिवर है, वह भी है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन में है चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज। तो हमको पता चल गया, आंसर यहीं से पता चल गया कि सतलज कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। लेकिन यह भी देख लेना है कि चिनाब, ब्यास और रावी कहां से निकलती है, ताकि एग्जाम में तो आगे कुछ भी पूछ सकता है। तो चिनाब आप देख सकते हैं, उसके बाद चिनाब ये रहा यहाँ पे, रावी थोड़ा सा और अंदर इसमें आएगा यहाँ पे, और सतलज आपको पता चल गया कि तिब्बत बाहर से आता है। ठीक है, झेलम भी जो है, झेलम, चिनाब, रावी ये और ब्यास इसमें नहीं है। नेक्स्ट, हाँ इसमें ज्यादा डिटेल से देख लीजिए आप। सतलज हमको पता चल गया कि बाहर तिब्बत से निकलता है, रावी जो है वो रावी यहां से निकलता है, झेलम यहां से निकलता है और ब्यास यहां से निकलता है। तीनों एक ही जगह से निकलता है, हिमाचल प्रदेश से निकलता है। आपको डिटेल बता देते हैं, इसमें देख लीजिए।
यह चिनाब रहा, चिनाब है, रावी है, रावी भी यहां से निकल रहा है और ब्यास भी यहां से निकल रहा है, रावी और ब्यास। ठीक है, तो ब्यास और रावी जो नदियां हैं यह आपको रोहतांग दर्रा के पास से निकलती हैं, और ये जो तीनों नदियां हैं ये तीनों कहां से निकलती हैं, तो हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटॉक्सिन क्या है? तो ऑक्सीटॉक्सिन एक तरीके का हार्मोन है। सवाल पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीटॉक्सिन एक तरीके का हार्मोन है। एस्पार्टम क्या है? तो संश्लेषित मधुरक है, जो कि जो शहद होता है या जो चीनी हम लोग यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा मीठा होता है ये। नियोप्रीन क्या है? तो नियोप्रीन एक तरीके का विशिष्ट रबर है, तो यह भी सही है, यह भी सही है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है? हार्मोन है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट क्या है कि रेयान जो है वो रूपांतरित स्टार्च है, तो यह गलत है, यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। रेयान जो बनाया जाता है वह पेड़ पौधों को मिला करके या कुछ प्राकृतिक चीजों को मिला करके इसका निर्माण किया जाता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये चारों अपने आप में 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को उठा करके क्वेश्चन बना सकता है। पहला है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, तो बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि उज्जैन का एक शासक था जिसने शकों को हराया था। शकों को हराने के उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। कब? 58 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं आपको 57 ईसा पूर्व भी मिलेगा, तो यह भी सही होता है और यह भी सही होता है। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और उसी के बाद जब उज्जैन के शासक ने शकों को हराया, उसके बाद विक्रमादित्य टाइटल सब लोग लगाने लग गए, जो कि बहुत फेमस हो गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, तो यह भी सही है। यह क्या है? 58 ईसा पूर्व BC, लेकिन यह क्या है? यह है 78 AD, यानी कि 78 ईस्वी। यह किसने किया था? तो कुषाण शासक था कनिष्क। कनिष्क बहुत ही प्रतापी शासक हुआ, कुषाण शासक था ये, यह भी ध्यान रखिएगा। तो कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 78 ईसा पूर्व में। तीसरा है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में की, यह गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 में शासक बना, यह तो सही है, यह सही है कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 में शासक बना, लेकिन इसकी स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने कब की थी? तो 240 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला है कि हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को 618 ईस्वी में पराजित किया, तो यह स्टेटमेंट उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। हर्ष को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य शासक था, और इसका प्रमाण जो आपको मिलेगा वह ऐहोल प्रशस्ति में मिलेगा। ऐहोल प्रशस्ति में मिलेगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने, एक चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 और 2। कुछ क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको बताया, उसी के आधार पर हमने यह एक क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप बहुत सीरियस हैं। इन क्वेश्चंस का भी आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। आप ओनली बीपीएससी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।